गुड इवनिंग, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का इम्पोर्टेंट टॉपिक विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दें कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन हो सकें और सभी को प्रॉफिट मिल सके, सभी को फ़ायदा मिल सके। और जिस तरीके मैं नोट्स आप सभी को बताता हूँ वो नोट्स आप ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। मैं सभी के पास में PDF तो सेंड करता ही हूँ, ठीक है, जिससे कि आप लोग के जो PDF वाला काम है यानी नोट बनाने वाला काम है, इच्छा हो तो नोट बना लो, नहीं तो नोट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये जो मैं पढ़ा देता हूँ आप सभी को नोट के माध्यम से। ये नोट मान के चलिए, इसको अगर आप लोग याद कर लेंगे तो आपके पेपर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिलेगा, ठीक है, बहुत ही आराम रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का अपना टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, यानी कि एक्टिविटी सीरीज क्या होती है। तो इसमें लिखा हुआ है कि विभिन्न इलेक्ट्रोडों या उन पर होने वाली अर्ध अपक्रियाओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों को बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है। किसको रखने पर? विभिन्न इलेक्ट्रोडों को, इन पर होने वाली अर्ध अपक्रियाओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों को बढ़ते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है या फिर सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। फिर से समझ लीजिए कि विभिन्न इलेक्ट्रोडों या उन पर होने वाली अर्ध अपक्रियाओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों को बढ़ते हुए क्रम में, किस क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी यानी जो सीरीज प्राप्त होती है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी या फिर सक्रियता श्रेणी कहलाती है। इस श्रेणी में सभी धातु अपनी सक्रियता के घटते क्रम में होती है, यानी कि इस तरीके से ऊपर जो सक्रियता होगी वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा सक्रिय होगी, और इसी तरीके से डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज माने कम होता जाएगा, और नीचे सबसे कम होगी, ठीक है, नीचे सक्रिय सबसे कम होगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये जो सक्रियता श्रेणी है इसके उपयोग क्या क्या होते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं आप सभी को फैक्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, लिखा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला इसमें है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना किया जाता है। इसमें क्या क्या है, ठीक है, इसमें की बात कर लेते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु सबसे ऊपर स्थित है उनके इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं? कम होते हैं, अर्थात उनके अपचयन विभव कम होते हैं, अर्थात उनके आक्सीकरण विभव अधिक होते हैं। उन पर होने वाली अर्ध अपक्रियाओं में आक्सीकरण होने की प्रवृत्ति अधिक होती है, अर्थात उन धातुओं की आक्सीकरण होने की प्रवृत्ति अधिक होती है, अर्थात उन धातुओं के इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति सबसे तेज होती है, अर्थात वह धातु अधिक क्रियाशील होती हैं। तो इतने टॉपिक हैं, ठीक है, इतने टॉपिक हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये पूछता है आपसे कि जो सक्रियता श्रेणी है उनके ऊपर से नीचे आने पर विभव क्या होता है? तो कम हो जाता है। ऊपर से नीचे आने पर विभव कम हो जाता है, ऊपर से नीचे आने पर अपचयन विभव कम हो जाता है, ऊपर से नीचे आने पर उनके आक्सीकरण विभव अधिक होते जाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ है कि वह धातु अधिक अपक्रियाशील होती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति अधिक रखती है वो क्या हो जाती है? अधिक अभिक्रियाशील होती है। यानी जो अभी हम आपको सीरीज दिखाएंगे, जो ऊपर सबसे तत्व होता है पोटेशियम होता है, इसकी जो अभिक्रियाशीलता है सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे नीचे होता है हमारा गोल्ड, ठीक है, AU, ठीक है, सबसे कम अभिक्रियाशील होता है हमारा गोल्ड यानी AU, ऑटम इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर सबसे तत्व होगा इसकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होगी और सबसे नीचे वाले की अभिक्रियाशीलता कम होगी, यानी घटती हुई चली जाएगी, डिक्रीजमेंट ऑर्डर में घटती हुई चली जाएगी, ठीक है। ये सभी को क्लियर हो गया? आगे बात कर लेते हैं। अतः धातुओं की क्रियाशीलता उनके इलेक्ट्रोड विभवों के बढ़ते हुए क्रम में घटती है, यानी इलेक्ट्रोड विभव जैसे ही बढ़ता चला जाएगा धातुओं की क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? घटती चली जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव बढ़ेगा और धातुओं की क्रियाशीलता घटती चली जाएगी, तथा विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं
को उनकी सक्रियता के घटते हुए क्रम में रखा जाता है। एक सीरीज नीचे बनी हुई है, आप लोग उसे समझने की कोशिश करिए। पोटेशियम सबसे पहले है, फिर सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर जिंक है, फिर आयरन है, फिर कापर है, फिर एजी है यानी सिल्वर है, फिर प्लेटिनम है, फिर गोल्ड है। अब यहाँ पर आपको याद करने का तरीका भी मैं समझाऊंगा, ठीक है, कैसे सभी को कैसे याद करना है। जैसे ठीक है, सबसे पहले आपको सबसे पहला तत्व याद करना है पोटेशियम लिखा हो, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, आपको कुछ चीज़ें याद भी रखनी है। जैसे इसको आप लोग एक बार याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जैसे पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम लिखा हुआ है, सोडियम लिखा हुआ है, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, ठीक है, फिर जिंक लिखा हुआ है, फिर आयरन लिखा हुआ है, ठीक है, फिर कॉपर, एजी, ठीक है, कॉपर, एजी, पीटी और एयू। ठीक है, ये चीज़ें आप सभी को याद करना है। ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अभी मान के चलो अगले कल मैं वीडियो में आप सभी को एक इसका शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, शॉर्ट बता दूंगा किस तरीके से आप जो है शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी तो मेरे पास में पीरियोडिक टेबल यहाँ पर नहीं है इस टाइम, ठीक है, नहीं तो मैं अभी आपको समझा देता किस तरीके से आपको समझना है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल मैं कल यहाँ पर लेकर के आऊँगा अपने PDF में, वहाँ से आपको समझाऊँगा किस तरीके से आपको ये सीरीज याद रखना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला है कि किसी अधिक सक्रिय धातु को कम सक्रिय धातु के धनायन के विलयन में डाल देने से कम सक्रिय धातु मुक्त हो जाती है। फिर से समझिए, किसी अधिक सक्रिय धातु को किसी कम सक्रिय धातु के धनायनों के विलयन में डाल देने पर कम सक्रिय धातु मुक्त हो जाती है, यानी रिप्लेस कर देता है। उदाहरण से समझने की कोशिश करिए। जैसे हमारा लिखा हुआ है कापर सल्फेट, आयरन। अब देखिए कापर यहाँ पर है, आयरन इससे ऊपर है, यानी अधिक अभिक्रियाशील आयरन हुआ। ठीक है, कापर कम अभिक्रियाशील हुआ। अब विलयन जैसे कापर सल्फेट का है। अब ये कापर क्या काम करेगा, आयरन भाई ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो कापर को भगा देगा। ये धनायन हमारा Cu+ होता है, ठीक है, Fe+ में होता है, दोनों धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, लेकिन अभिक्रियाशील ज़्यादा आयरन है कापर से। ठीक है, यहाँ पर आप लोग सीरीज में देख भी रहे होंगे, आयरन जो है कापर के पहले आता है, तो कापर सल्फेट से कापर को मुक्त कर देगा, यानी उसको हटा करके खुद लग जाएगा, तो क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा। ठीक है, या फेरस सल्फेट इसको बोलते हैं, और कापर क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। ठीक है, कापर क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। ठीक है, यानी इस तरीके से हमने क्या चीज़ देख लिया है कि क्रियाशीलता को देख लिया है। ठीक है, अब देखिए अगला बिंदु अपना है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापन कर पाने की क्षमता की जानकारी। यानी ये हम श्रेणी पढ़ रहे हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें क्या हो जाती है कि इसकी सहायता से हम लोग, ठीक है, कि विभिन्न धातुओं द्वारा, ठीक है, विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों के विस्थापन कर पाने की क्षमता की जानकारी लेते हैं। अब यहाँ पर चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर आती है वो हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉन विभव कम होता है। इलेक्ट्रॉन विभव क्या हो जाता है, उसका कम होता है, अर्थात उसका अपचयन विभव कम होता है, अर्थात आक्सीकरण विभव अधिक होता है, अर्थात उन पर होने वाली अर्ध अपक्रिया में आक्सीकरण होने की प्रवृत्ति अधिक होती है, अर्थात आक्सीकरण होने की प्रवृत्ति अधिक होती है, अर्थात उन धातुओं के धनायन बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है, अर्थात वे धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। ये इतना पॉइंट लिखा है, इतने सभी पॉइंट आपको नहीं याद रखना है, आपको केवल मेन पॉइंट याद रखना है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखना है। लिखा है कि अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है, यानी हाइड्रोजन से ऊपर जो भी धातुएं होंगी वो क्या काम करेंगी, अगर उनकी अभिक्रिया इससे कराया जाएगा तो ये क्या काम करेगी, हाइड्रोजन को विस्थापित करने का काम करेंगी। ठीक है, ठीक है, तो अगर इनसे ऊपर जो धातुएं हमारी आएंगी अगर मिला दिया जाएगा अम्ल में तो हाइड्रोजन को क्या काम करेंगी, विस्थापित करने का काम करेगी। अगर कोई भी हाइड्रोजन से नीचे वाली धातु है, ठीक है, हाइड्रोजन से नीचे वाली धातु है, उसको अगर अम्ल से अभिक्रिया करा दिया जाएगा तो हाइड्रोजन को रिलीज नहीं करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप बता रहा हूँ।
अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने जो भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स लोग हैं, उनको वीडियो शेयर कर दिया करें, जिससे कि मान के चलिए पढ़ाई का कोई लॉस ना होने पाए, ठीक है, कोई दिक्कत ना होने पाए। और अभी कॉलेज की तरफ से आप सभी को आज क्लास चलाई गई थी, तो आपने क्या क्लास को अटेंड किया है, तो आप लोग वीडियो में चैट सेशन में बताएंगे क्या आपने क्लास को अटेंड किया है और आपको क्या पढ़ाया गया, किस तरीके से पढ़ाया गया। ये सारी चीज़ें आप लोग ग्रुप पर भी डिस्कस करा सकते हैं, हमसे पूछ भी सकते हैं, बता भी सकते हैं किस तरीके से क्लास चली, ठीक है, क्या आपको अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, क्या आप अटेंड कर पाए हैं कि नहीं अटेंड कर पाए हैं, ठीक है। अगर वो मोड अच्छा है तो मैं आपको उस मोड से पेपर कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर वो आपको तरीका अच्छा लगा, जिस तरीके से आपके कॉलेज में आज, ठीक है, पढ़ाई स्टार्ट हुई है ऑनलाइन मीडियम से, अगर वो तरीका आप लोग को अच्छा लगा हो तो मैं उस तरीके से पेपर कराने की कोशिश कर सकता हूँ एक बार। लेकिन पहले आप लोग ग्रुप पर आएँ, ग्रुप पर आकर के बताएं हमको, ठीक है। ग्रुप पर आना पड़ेगा आप सभी को। जैसे वीडियो ख़त्म हो तुरंत सभी लोग ग्रुप पर आएँ और अपने अपने, ठीक है, अनुभव को बताएं कि आज का मतलब जो है पढ़ाई कैसी लगी, या पढ़ाई हुई कि नहीं हुई, पढ़ाई में कोई दिक्कत आई, ऐप को चलाने में कोई दिक्कत आई, ठीक है। मैं सभी की दिक्कत को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु हाइड्रोजन के ऊपर आती हैं वह अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, याद रखिएगा। यानी जो भी हाइड्रोजन के ऊपर आएगी जो धातु, वो हाइड्रोजन को विस्थापित करने का काम करेगी, और जो नीचे आएगी वो विस्थापित नहीं कर पाएगी, ठीक है, वो विस्थापित नहीं कर पाएगी। चलिए अगर आप लोग उदाहरण से समझने की कोशिश करें, ठीक है, एल्यूमिनियम और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर एल्यूमिनियम आता है, ठीक है। आप देखिए इसने अभिक्रिया किया तो ये अम्ल है, इस अम्ल से क्या हुआ, Al ने H को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, तो AlCl3, ठीक है, बना लिया और हाइड्रोजन मुक्त हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन मुक्त हो गया। आगे समझ लीजिए, जिंक है, ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर जिंक आता है, ठीक है, जिंक जो होता है हाइड्रोजन के ऊपर आता है। अभी आपको भले ना पता चल रहा हो कि किस तरीके से भाई ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, तो अभी आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी आपके सामने बन के आ जाएगी, ठीक है। उसको आप लोग देखें, देखने के बाद में उसको नोट करें, अभी वहाँ से समझा दूंगा, हर चीज़ आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर जिंक था, इसने HCl से रिएक्ट किया, ठीक है, तो क्या काम किया, इसने हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया और जिंक क्लोराइड का निर्माण कर लिया, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखिएगा, पेपर में अगर आपसे कोई पूछता है कि कोई भी जो हमारी धातु है, ठीक है, धातु अम्ल से अपक्रिया करके कौन सी गैस देती है, तो हाइड्रोजन गैस देती है। बेसिकली हम लोग बताएंगे कौन सी गैस देती है, हाइड्रोजन गैस देती है। अभी अगर कोई भी धातु का नाम ले लिया जाएगा तब आपसे कहा जाएगा कि भाई एल्यूमिनियम HCl के साथ अपक्रिया करके कौन सी गैस देगी, तो भी हमारी हाइड्रोजन गैस देगी। अगर ये पूछ लिया जाए कि भैया Ag है, सिल्वर HCl के साथ में अपक्रिया करके कौन सी गैस देगी, तो नॉट रिएक्टेड, रिएक्शन नहीं होगा। चूँकि क्यों नहीं होगा, ये जो हाइड्रोजन है और Ag सिल्वर है, ठीक है, ये Ag है वो हाइड्रोजन के नीचे आता है, इसलिए ये डिस्प्लेस करेगा ही नहीं, तो अपक्रिया होगी ही नहीं, ठीक है, अपक्रिया नहीं होगी, ठीक। चलिए वीडियो कैसी लग रही है, ये सीरीज देखिए नीचे आ गई है, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, पूरी चीज़ बता दूंगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं, लिखा हुआ है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न अभिकारकों की आक्सीकरण क्षमता तथा विभिन्न अपचायकों की अपचायक क्षमता की भी तुलना किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि विभिन्न रासायनिक श्रेणी में किसी गैल्वेनिक या वोल्टेज सेल की EMF की गणना भी इसी के माध्यम से किया जाता है। EMF का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, EMF का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक, ठीक है, मोटिव फोर्स, ठीक है, फोर्स FORCE, ठीक है, याद रख लीजिएगा कि EMF का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स होता है। चलिए अब देखिए ये सीरीज है, छोटी कर देते हैं, आप लोग, छोटी तो होगा नहीं लेकिन पूरी आ गई है, चलिए सीरीज पूरी आ गई है, ध्यान दीजिए। सबसे ऊपर पोटेशियम होता है और सबसे नीचे क्या होता है,
सिल्वर यानी सॉरी गोल्ड होता है, ऑटम होता है। ठीक है, क्या होता है? ऑटम होता है। ठीक है, तो ये सीरीज सभी को मालूम हो गई, ये सीरीजें सभी को याद हो गया। ठीक है, यहाँ पर ऊपर से नीचे आने पर अभिक्रियाशीलता घट जाती है। ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर अभिक्रियाशीलता घट जाती है। ठीक है, ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया है। और यहाँ पर इस बीच में हाइड्रोजन होता है। ठीक है, इस बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन भले नहीं लिखा है, लेकिन आयरन के नीचे क्या आता है बच्चे? हाइड्रोजन आता है। ठीक है, अब ये वाली ऊपर वाली क्या काम करेंगी? जितने ये वाली धातुएं हैं, ऊपर वाली धातुएं, ये हाइड्रोजन को विस्थापित करने का काम करेंगी। और जो Pb है, ठीक है, Cu, Hg, Ag, Au, ये सब जितनी भी धातुएं हैं, ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ये चीज़ समझ में आ गया। ऊपर से नीचे आने पर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, यानी कि जो क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी होती है, ऊपर से नीचे आने पर अभिक्रियाशीलता क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक है, अभिक्रियाशीलता क्या होती है? घटती चली जाती है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या होती है? के होता है। के क्या होता है? पोटेशियम होता है। ठीक है, और Au क्या होता है? सबसे कम अभिक्रियाशील होता है, यानी गोल्ड होता है। तो गोल्ड बहुत ज़्यादा क्या जंग नहीं खाता है, लेकिन पोटेशियम जो होता है वो बहुत ही जल्दी जंग खा लेता है। ठीक है, इससे कम सोडियम, इससे कम कैल्शियम, इससे कम मैग्नीशियम, इससे कम एल्युमिनियम, इससे कम जिंक, इससे कम आयरन, और इससे कम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से कम लेड, इससे भी कॉपर, इससे मरकरी, ठीक है, और सिल्वर और गोल्ड। इस तरीके से ये मतलब एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है जो कि आपको याद रखना है। इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि, ठीक है, इस तरीके से प्रश्न बनता है कि यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया जाएगा कि कॉपर HCl से रिएक्ट करके कौन सी गैस देगा, तो आपको लिखना है अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक है, अभिक्रिया नहीं करेगा। कारण भी बताना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कि आप लोग इससे बता दें कि ठीक है कि भैया अभिक्रिया नहीं करेगा। कारण बताना पड़ेगा। क्या है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आती है, अतः इसकी अभिक्रियाशीलता कम होती है, इसलिए यह हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा, इसलिए यह अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसलिए अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, चाहे जिस माध्यम से, आप चाहे व्हाट्सएप से संपर्क करें, चाहे इस तरीके से। ठीक है, और 2 दिन भले क्लास आपकी शार्ट रही हो थोड़ा सा, भले ही, ठीक है, उस दिन थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया था, तो वीडियो आप सभी को छोटा छोटा बना के देना पड़ा था। ठीक है, आज आप सभी को फुल टाइम मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आप सभी को बता रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव इस प्रकार हैं। ठीक है, कुछ तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव इस प्रकार है, जैसे बेरिलियम का इलेक्ट्रोड विभव -2.90 वोल्ट है, और Mn मैग्नीज का जो इलेक्ट्रोड विभव है -1.18 है वोल्ट है, आयरन का -0.44 है वोल्ट है, और कॉपर का +0.34 वोल्ट है। तो उपरोक्त में रासायनिक श्रेणी बताइए। ठीक है, उपरोक्त में रासायनिक श्रेणी बता देना हमको। ठीक है, तो चलिए कि इसमें आंसर देखिए क्या हो जाएगा। हम लोग क्या इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे, तो माइनस वाली जो भी गिनती होती है वो सबसे छोटी, यानी जितनी बड़ी माइनस की उतनी सबसे छोटी होगी। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा, फिर बढ़ता बढ़ता बढ़ता, इसी तरीके से तो लिखेंगे, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे छोटा क्या लग रहा है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है तो बेरिलियम है, बेरिलियम में सबसे माइनस है, और ये सबसे बड़ी गिनती है माइनस की, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा भाई? बेरिलियम हो जाएगा, बढ़ते हुए क्रम में रख रहे हैं। ठीक है, अब इसको अगर चाहो तो आप लोग ए से लगा सकते हो भाई, बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा? मैग्नीज हो जाएगा। ठीक है, Mn हो जाएगा, मैग्नीज हो गया। अब देखिए फिर बड़ा, इससे बड़ा हो जाएगा, इससे बड़ा क्या बच्चे? आयरन है ना, ये आयरन हो जाएगा। अब इससे बड़ा क्या हो जाएगा? प्लस की गिनती, तो प्लस की गिनती में क्या है? कॉपर है। ठीक है, तो हम लोग, ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी जो बनाते हैं वो इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। ठीक है, अभी सभी को समझ में आ गया ये चीज़? ठीक है, ये चीज़ सभी को समझ में आ गया है? अगर आपके पेपर में कुछ इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो आप लोग इस तरीके से करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि कोई 4 धात्विक तत्व ABCD हैं। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रोड विभव E0 का मान कम सा +0.40, -0.54,
प्लस 0.14 तथा माइनस 1.36 वोल्ट हैं। तो इनकी घटती हुई सक्रियता के अनुसार क्रमबद्ध करिए। ठीक है, अब कोई भी इलेक्ट्रोड विभव दिए गए हैं, इस तरीके से दिए गए, इनकी घटती हुई, ठीक है, सक्रियता के आधार पर रखिए। ठीक है, सक्रियता के आधार पर रख लीजिए। मान के चलिए पहले वाले का नाम ए है, दूसरे वाले का नाम बी है, तीसरे वाले का नाम सी और चौथे वाले का नाम डी है। ठीक है, अब घटती हुई सक्रियता के आधार पर कैसे रखेंगे? ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर तो भाई बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था और नीचे क्या हो जाएगा? घटती हुई रखना है। ठीक है, हमको क्या करना है? घटती हुई रखना है। तो सेम काम ऊपर वाला करेंगे। ठीक है, सबसे छोटा, ठीक है, घटते हुए क्रम में रखना है। ठीक है, तो भाई क्या हो जाएगा? सबसे छोटा, ठीक है, यानी कि माइनस वाला, पहले माइनस वाला रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात समझ लेंगे। फर्स्ट विधि क्या है हमारी, इसमें कई सारी विधि दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात समझेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्वों को उनके इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। अतः विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर दिए गए तत्वों को नीचे की ओर इस क्रम में व्यवस्थित करते हैं, जैसे DBCA। ठीक है, यानी सबसे छोटा माइनस वाला, फिर उससे छोटा, ठीक है, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाला सेक्शन क्या है? -3 पॉइंट। ठीक है, सबसे अगर लिखा है -1.36, ये हमारा, ठीक है, डी वाला पार्ट है, ये डी है। ठीक है, और उसके बाद में इसी का छोटा भाई मान के चलो, ठीक है, बी है। भाई ये वाला बी था, तो ये क्या है? -0.54 है ना। उसके बाद में क्या हो जाएगा? इससे अगर बड़े की बात कर लें तो भाई प्लस वाले दो गिनतियाँ हैं। ठीक है, अगर प्लस वाली दो गिनतियाँ हैं तो ये 14 और 40। ठीक है, यहाँ पर बात कर ले 14 और 40 में, क्योंकि पॉइंट के पहले कुछ है ही नहीं, दोनों में 0 0 है, तो 14 छोटा होगा। तो भाई ये सी नंबर पे है, तो सी नंबर पे क्या हो जाएगा? प्लस में है ना, तो प्लस में हो जाएगा 0.14 हो जाएगा। और आखिरी में कितना आ जाएगा? जो ए नंबर पे है। ठीक है, ए नंबर पे क्या लिखा हुआ है? प्लस में 0.40। तो ये क्या हो गया हमारा? सक्रियता। ठीक है, सक्रियता घटती हुई चली जा रही है। ठीक है, सक्रियता घटती हुई चली जा रही है। ठीक है, तो भाई ये सक्रियता ज़्यादा इसकी है, इन सभी की ज़्यादा है, तो नीचे की ओर क्या आ रही है? घटती हुई आ रही है। तो आप लोग ये वाला चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा, फिर ये इसके बाद में, फिर इसके बाद में। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जो यहाँ पर है वो बड़ा है। ठीक है, इधर वाली छोटी है, इसके अनुसार ये वाली बड़ी, ये वाली छोटी है, तो इसी के सीक्वेंस में हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ सभी को समझ में आ गया है ऊपर वाला। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई लोहे की कीलों पर तांबा जम जाता है? ऐसा क्या, इसका कारण क्या होता है? तो यहाँ पर बात समझे। देखिए, पहले हम लोग मेन विधि की बात कर लेते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो आयरन होता है वो कॉपर से ऊपर आता है। अभी मैंने ऊपर आपको सीरीज बताया है। ठीक है, सीरीज भी दिखा दिया है कि जो आयरन होता है वो कॉपर से ऊपर आता है। अतः जो आयरन होगा यानी लोहा होगा वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होगा। क्या हो गया बच्चे? अधिक अभिक्रियाशील होगा। अतः क्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील वाले धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित करने का काम करती है। जैसे कॉपर सल्फेट है और आयरन है, ये क्या काम करेगा? ये कम अभिक्रियाशील है, इसको हटा करके खुद लग जाएगा। ठीक है, और कॉपर को क्या कर देगा? मुक्त कर देगा। इसीलिए एक्चुअल में होता क्या है? जो कॉपर के मुक्त हो जाने के कारण यह लोहे की कीलों पर जमा हो जाता है। ठीक है, जैसे ये मुक्त हो गया, ये क्या काम करेगा? लोहे की कीलों पर जाकर के ऊपर ये जम जाएगा। ठीक है, ऊपर जाकर के ये जम जाएगा। ठीक है, ये चीज़ सभी को क्लियरली समझ में आ गया है? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ आप सभी को? ठीक है, ये ऊपर वाला तरीका आप सभी को समझ में आ गया। ठीक है, लोहे पर क्यों जम जाता है, बस ऊपर याद रखिएगा। एक पॉइंट आप सभी को याद रखना है। ठीक है, बस, चूंकि आपके पेपर में केवल एक ही पॉइंट आएगा, ज़्यादा इसमें कोई चीज़ पूछी नहीं जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है, ठीक है, कि तांबा सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर विस्थापित करता है, किंतु सिल्वर जिंक को जिंक नाइट्रेट के विलयन से विस्थापित नहीं कर पाता है। ये बात करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि तांबा सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देता है, किंतु सिल्वर जिंक को जिंक नाइट्रेट के विलयन से विस्थापित नहीं कर पाता है। ठीक है, यहाँ पर बात को समझेंगे, ऊपर ही विधि के द्वारा समझ लेंगे, एक ही विधि समझेंगे। देखिए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक कॉपर से ऊपर आता है। ठीक है, जिंक जो होता है वो कॉपर से ऊपर आता है तथा कॉपर सिल्वर से ऊपर आता है। ठीक है, कॉपर होता है वो सिल्वर से ऊपर स्थित होता है। अतः
इन धातुओं की सक्रियता का घटता हुआ क्रम क्या है? सबसे पहले जिंक होगा, फिर कॉपर होगा, फिर सिल्वर होगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जिन बच्चों को स्क्रीन पर अगर सही साफ नहीं आ रहा है तो देखिए एक जुगाड़ है, यहाँ पर तीर बिंदी इस तरीके से रखी हुई, ऊपर आप लोग देख रहे हैं तीर बिंदी रखी है, ठीक है। वहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो वीडियो की क्वालिटी आटो लगी है, तो वहाँ पर आप लोग क्या कर लेंगे 360 कर लेंगे, ठीक है। वीडियो क्वालिटी को 360 अगर आप लोग कर लेंगे तो अच्छे से आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीक्वेंस क्या हो गया, सबसे पहले जिंक, फिर उससे नीचे कॉपर, उससे नीचे सिल्वर हो गया, ठीक है। अधिक अपक्रियाशील जो धातु होती है वो कम अपक्रियाशील वाले लवण के विलयन से उस धातु को विस्थापित करने का काम करती है, ठीक है। तांबा सिल्वर से अधिक अपक्रियाशील है, अतः तांबा सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देगा, ठीक है। तांबा क्या करेगा, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित करने का काम करेगा, ठीक है, विस्थापित कर देगा। लेकिन जो सिल्वर है वो जिंक से कम अपक्रियाशील है, अतः ठीक है जो सिल्वर होगी वो जिंक नाइट्रेट के विलयन से विस्थापित नहीं कर पाएगा। यहाँ पर ये पॉइंट समझना है। ये तो क्या काम करे भाई, तांबा ऊपर आता है भाई, तांबा देखिए, तांबा माने जिंक, ठीक है। अब सिल्वर इससे ऊपर, मतलब सिल्वर से ऊपर जिंक आ गया, तो भाई जैसे सिल्वर, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 है, तो भाई Ag जो सिल्वर होता है वो जिंक से नीचे आता है, तो जिंक भाई तो इसको एब्सोल्युटली हटा देगा, ठीक है, इसको हटाने का काम करेगा। लेकिन यहाँ से बात समझिए, सिल्वर क्या कह रहा है, जिंक को जिंक नाइट्रेट के विलयन से क्यों नहीं हटा पाता, यानी ये इसको क्यों नहीं हटा पाता है भाई, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में वो जिंक के नीचे आता है, यानी सिल्वर की अभिक्रियाशीलता कम होती है, इसलिए जिंक को हटाने में इसको दिक्कत आती है। इसीलिए इस जो जिंक नाइट्रेट का विलयन होता है वहाँ पे सिल्वर जिंक को हटा नहीं पाता है। क्यों नहीं हटा पाता है, क्योंकि कॉपर जो होता है, यानी जिंक जो होता है वो सिल्वर से ऊपर आता है, और जिंक जो होती है वो अभिक्रियाशील धातु ज़्यादा है सिल्वर की अपेक्षा, इसलिए सिल्वर जिंक को नहीं हटा पाता है, ठीक है। ये चीज़ सभी को क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए, ये सारी बकवास है, इसको मैं आप सभी को नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है, इसको नहीं समझा रहा हूँ, बस आप लोग इतना समझ लीजिए, मैं आपको जितना चीज़ पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, बस उतना ही ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, आगे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित अभिक्रिया संभव है अथवा नहीं संभव है, ठीक है। तो यहाँ समझेंगे, लिखा हुआ है ZnNO3 का होल्ड प्राइस, जिंक नाइट्रेट लिखा हुआ है 2Ag, क्या AgNO3 और जिंक बनेगा? बात कर लेते हैं, क्या बनेगा कि नहीं बनेगा, आप लोग बताएं, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये अभिक्रिया राइट है या रॉन्ग है, ठीक है, कोशिश करते हैं समझने की। चलिए, कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो जिंक होता है, ठीक है, Zn होता है, वो Ag के ऊपर आता है, यानी कि जिंक ऊपर है Ag से, ठीक है, जिंक ऊपर है Ag से, ठीक है। अतः जिंक सिल्वर से अधिक अपक्रियाशील, ये अधिक अपक्रियाशील धातु है, अधिक अपक्रियाशील धातु कम अपक्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। चूँकि सिल्वर जिंक से कम अपक्रियाशील है, अतः जो जिंक नाइट्रेट के विलयन से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगी। यानी अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर बात करते हैं, ये लिखा हुआ है, ये क्या काम करेगी, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हुआ क्या, Ag ने Zn को हटा लिया और AgNO3 बना लिया और जिंक हट गया, ऐसा होगा, नहीं हो पाएगा। चूँकि जो Zn होता है वो अधिक अपक्रियाशील होता है Ag से, तो भाई Ag क्यों हटाएगा, हटा ही नहीं पाएगा, इसके पास इतनी ताकत ही नहीं है कि जिंक को हटा दे। भाई अब जिंक को हटा नहीं पाएगा तो अभिक्रिया गलत है, अभिक्रिया हो ही नहीं पाएगी, है ना, उपरोक्त अभिक्रिया संभव नहीं है, ठीक है। हमने ऊपर भी आप सभी को कई बार समझाया है कि ठीक है भाई, जिंक फिर यहाँ पर समझ लेंगे, जो सिल्वर है वो Ag है, फिर जिंक है और सिल्वर है, जिंक ज़्यादा क्रियाशील है देन Ag से, ठीक है। तो Ag इसको कहाँ हटा पाएगा, यहाँ पर क्या हुआ है, Ag ने इसको हटा दिया है, जिंक को हटा दिया और खुद वहाँ पर लग गया, तो ऐसा संभव है ही नहीं है, ठीक है, ऐसा संभव नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है CuSO4 के जलीय विलयन में लोहे के छड़ डालने पर उसका विलयन का जो नीला रंग धीरे धीरे क्यों गायब हो जाता है, ठीक है, फिर समझ लीजिए, CuSO4 के जलीय विलयन में लोहे के छड़ डालने पर विलयन का रंग क्यों परिवर्तित हो जाता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बात समझिए, सारा विद्युत रासायनिक श्रेणी पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, लिखा हुआ है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो आयरन होता है, यानी लोहा जो होता है, वो कॉपर से ऊपर आता है, अतः
लोहा क्या काम करेगा, कापर को विस्थापित कर देगा। भाई अधिक अपक्रियाशील है तो उसको विस्थापित कर देगा, जैसे यहाँ पर दिया गया है। ये यहाँ पर कापर सल्फेट था, आयरन था, आयरन ने इसको हटा दिया और आयरन सल्फेट और कापर बाहर निकल गया। ठीक है, इसी के कारण जो उसका रंग, नीला रंग गायब हो जाता है। ठीक है, उसका रंग क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, उसका रंग बच्चे परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न लिखा हुआ बच्चे कि चांदी का तार, ठीक है, चांदी का तार जो है वो Cu सल्फर के विलयन में डुबोया जाता है तथा एक दूसरे बर्तन में एक तांबे का तार AgNO3 विलयन में डुबोया जाता है। दोनों बर्तन में क्या अभिक्रियाएं होंगी, कारण सहित स्पष्ट करिए। ठीक है, कारण सहित स्पष्ट करिए। मैं आप सभी को सीधे समझाता हूँ, बात को समझिए। चांदी का तार कापर सल्फेट में, यानी भैया ये चांदी Ag है और ये कापर सल्फेट के विलयन में डुबोया गया। अब एक चीज़ याद रखिए, सिल्वर जो है वो कापर से कम अभिक्रियाशील है तो अभिक्रिया ही नहीं करेगा, अभिक्रिया ही नहीं करेगा। अब दूसरे बर्तन में क्या कहा गया कि एक तांबे का तार AgNO3 विलयन में डाला गया, तांबा AgNO3 विलयन में डाला गया, तो भैया जो कापर है वो उसकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है तो क्या काम करेगा, Ag को हटा करके खुद वहाँ पर लग जाएगा और Ag को मुक्त कर देगा, तो ये अभिक्रिया संभव है। ठीक है, ये अभिक्रिया संभव है। तो आप लोग कारण में भी तो ये चीज़ लिख सकते हैं, ये कारण में भी तो आप लोग लिख सकते हैं। तो अपने मन से यदि अगर आपको आता है तो आप लोग अपने मन से भी कर सकते हैं, अन्यथा PDF मिल जाएगी, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, PDF मिल जाएगी, आप सभी को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है कि कापर के क्षण AgNO3 विलयन में डालने पर कुछ समय बाद विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है। ठीक है, विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। जो कापर होता है वो सिल्वर से ऊपर आता है, ये मैं कई बार बताता हूँ। ठीक है, तो कापर अधिक अपक्रियाशील धातु होगी। ठीक है, यह क्या काम करेगी, Ag को हटाने का काम करेगी, विस्थापित करने का काम करेगी। तो भाई अभिक्रिया यहाँ पर लिखा, कई बार हमने अभिक्रिया भी बता दिया है ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लेते हैं। कापर नाइट्रेट के विलयन में, ठीक है, विलयन में कापर आयरन, ठीक है, या फिर नाइट्रेट आयन होते हैं। ठीक है, कापर आयन, ये आयन होता है, कापर आयन होता है। ठीक है, या फिर नाइट्रेट आयन होते हैं। तो कापर आयन के बनने से विलयन का रंग क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, रंग नीला हो जाता है। ठीक है, विलयन का रंग कैसा हो जाता है बच्चे, नीला हो जाता है। ठीक है, आप सभी को कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही हैं, आप सभी को साफ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और माफ़ी चाहता हूँ 2 दिन से आपकी क्लास अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा था। ठीक है, इसके लिए मैं आप सभी से बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा काम में ज़्यादा बिजी थे तो इसलिए नहीं पढ़ा पा रहे थे। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दो, सभी दोस्तों को आप लोग वीडियो को दिखा दो। ठीक है, वैसे तो मैं इसी तरीके से आप सभी को पढ़ाता हूँ। ठीक है, और नोट भी आप सभी को दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग समझ भी जाते हैं और आप सभी को याद भी रहती है ना। ठीक है, और आपको आज की वीडियो कैसी लगी, ठीक है, तो आप लोग वीडियो कमेंट में कमेंट करके जाना। ठीक है, चैट में मत कमेंट करना। ठीक है, वहाँ पर चैट में तो भाई चैट खत्म हो जाता है, काम खत्म। लेकिन आप लोग कमेंट करके जाइएगा, बताइएगा वीडियो कैसी लगी, ये सभी लोग समझें, देखें कि अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए लिखा हुआ है कि लोहे पर निम्नलिखित धातुओं में से किन की परत चढ़ाई जा सकती है और क्यों चढ़ाया जाता है। यानी लोहे पर Mg, Cu, Ag, ये क्वेश्चन आया था, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे इन धातुओं का क्रम क्या होता है। सबसे पहले Mg, फिर Fe, फिर Cu, फिर Ag। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुएं अपनी सक्रियता के घटने के क्रम में स्थित होती हैं, अतः उनकी सक्रियता का घटता हुआ क्रम यही है, यानी यही है, ऊपर से घटता हुआ क्रम है सक्रियता का। ठीक है, अतः Cu या Ag के धनायनों के विलयन में Fe डालने पर Fe या Cu या फिर Ag की परत सफलतापूर्वक चढ़ाई जा सकती है। भाई अगर इसके ऊपर ये परत चढ़ाना है हमको, तो हम क्या करेंगे, आयरन को डाल देंगे इसी के विलयन में, है ना। तो क्या हो जाएगी, ये सभी मुक्त होकर के इसकी क्षण पर चले जाएंगे, आयरन की क्षण पर चले जाएंगे, यानी इसकी परत तो चढ़ाई जा सकती है। लेकिन अगर Mg के धनायन के विलयन में Fe डालने पर तो कोई अभिक्रिया ही नहीं होगी। भाई अगर Mg का कोई भी विलयन है, इसमें अगर आयरन डाल देंगे, ठीक है, तो ये इसको विस्थापित ही नहीं कर पाएगा, तो अपक्रिया नहीं होगी। तो इसकी परत यानी Mg की परत आयरन पर नहीं चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, Mg की परत आयरन पर नहीं चढ़ाया जा सकता है। बच्चों सभी को समझ में आ गया, मैं जो बात कर रहा हूँ आप सभी को क्लियरली समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित अभिक्रिया संभव है अथवा नहीं है। ठीक है, कापर
H2SO4 कॉपर सल्फेट और H2। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है, जो धातु हाइड्रोजन के ऊपर आती है वह अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करने का काम करती है। ठीक है, जो धातु नीचे आती है यानी हाइड्रोजन के जो नीचे आती है वो विस्थापित नहीं कर पाती है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो कॉपर है वो हाइड्रोजन के कहाँ पर है, हाइड्रोजन के नीचे होता है। मैंने अभी आप सभी को विद्युत रासायनिक श्रेणी दिखाया था, आप लोग देख लीजिए। श्रेणी मैं आप सभी को फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, श्रेणी कहाँ चली गई है, ये देखिए, ये देखिए श्रेणी आ गई है। अगर मैंने आप सभी को बताया है, याद रखा होगा, यहाँ पर बताया था H होता है, तो कॉपर कहाँ है, नीचे है, हाइड्रोजन के नीचे है। तो बताओ ये हाइड्रोजन क्या विस्थापित करेगा, ठीक है, क्या कॉपर क्या हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएगा। ठीक है, कॉपर क्या हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएगा। जितने बच्चे वीडियो देख रहे हो तो हमें बताएं, करेगा कि नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा, अर्थात यह अभिक्रिया संभव नहीं है। ठीक है, अभिक्रिया संभव नहीं है। ठीक है बच्चे, सभी को समझ में आ गया है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी भी चीज़ से संबंधित अगर आप सभी को कोई भी दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, अगला लिखा हुआ है कि सोडियम साधारण ताप पर पानी से अभिक्रिया करता है, जबकि जो मैग्नीशियम है गर्म पानी से अभिक्रिया करता है। तो कारण बताएं। ठीक है, कारण बताएं। चलिए बात कर लेते हैं, पहली विधि से ही बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो Na की स्थिति है Mg से ऊपर होता है। ठीक है, सोडियम Na से ऊपर होता है। ठीक है, अतः Na Mg से अधिक अपक्रियाशील। ये तो आप लोग मानते हैं जो सोडियम है वो मैग्नीशियम से अधिक अपक्रियाशील है, चूंकि ये ऊपर आता है। ठीक है, अतः Na साधारण पानी से अपक्रिया कर लेता है। ठीक है, जबकि जो Mg होता है वो क्या काम करता है, गर्म पानी से अपक्रिया करता है। यही कारण क्या है कि जो सोडियम होता है वो साधारण पानी से रिएक्ट कर जाता है, लेकिन जबकि जो मैग्नीशियम होता है वो किस पानी से रिएक्ट करता है, गर्म पानी से रिएक्ट करता है। चूँकि ये जो सोडियम होता है वो मैग्नीशियम से ऊपर आता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर आता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं आयनिक या फिर वैद्युत संयोजकों, ठीक है, संयोजकों के यौगिकों का निर्माण। ठीक है, तो वैसे एक काम करेंगे, ये वाला पार्ट पूरा नहीं है तो इस पार्ट को हम आज नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, केवल बस उतना ही पढ़ेंगे। ये है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोड विभव है। इलेक्ट्रोड विभव आप लोग देख सकते हैं ऊपर से नीचे घटता हुआ जा रहा है। ठीक है, लिथियम का इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, 3-3.04 है। ठीक है, ये ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता जा रहा है, घटता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर समझिए ये क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीकरण विभव, ठीक है, का बढ़ता हुआ क्रम। ऊपर से नीचे आने पर, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीकरण विभव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और अपचयन विभव क्या हो जाता है, घट जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीकरण विभव घटता है कि बढ़ता है, तो बढ़ जाता है, और अपचयन विभव क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, अपचयन विभव घटेगा और ऑक्सीकरण विभव बढ़ जाएगा। तो ये श्रेणी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये श्रेणी आप सभी लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था। आज की वीडियो में आप लोगों ने जितना सीखा है वो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, और कमेंट में बताएंगे आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, और अंत में मैं आप सभी को बता दूं, वीडियो देखने के बाद में सभी लोग व्हाट्सएप पे थोड़ी देर आप सभी लोग चैटिंग कर लीजिएगा। हमसे आपसे काम है। ठीक है, काम क्या है, वही पूछना है कि आज आपको जो कॉलेज से, ठीक है, कॉलेज के माध्यम से जो लाइव क्लास चलाई गई वो आपको कैसी लगी है, आपने अटेंड किया नहीं किया है। ठीक है, या कोई दिक्कत आई हो तो हमसे थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए, जानकारी भी मिल जाए कि क्लास कैसी चली, कौन कौन सी क्लासेस चलाई गई। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे, ठीक है, कहेंगे तो मैं उसी माध्यम से, जैसे, ठीक है, जो भी आज से आप जिस तरीके से आज आपने क्लास पढ़ा उसी माध्यम से मैं टेस्ट भी ला सकता हूँ। ठीक है, तो मैं उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगा, तो सभी लोग थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाइएगा। ठीक है, तो लेता हूँ आपसे विदा, फिर मिलूँगा अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, नाइस, और सभी की अच्छी से रात बीते, यही भगवान से मेरी सुंदर कामना है। ठीक है, चलिए लेता हूँ फिर अलविदा, फिर मिलूँगा अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।